हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो 1857 में 10 मई 1857 को ये स्वतंत्रता का प्रारंभ हो गया था, स्वतंत्र संग्राम का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, 1857 का जो वर्ष था, 1857 का जो वर्ष था ना, ये वर्ष 1857 का सशक्त एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों के बगावत से शुरू हो गया था। 10 मई 1857 को जो विद्रोह शुरू हुआ था, ये सिपाहियों के बगावत से शुरू हुआ था। दोस्तों, दिल्ली में क्या हुआ था? 10 मई को 1857 से इसका प्रारंभ होता है और 11 मई को दिल्ली में पहुंच जाते हैं ये सिपाही। और 12 मई को ये यहां पर इनका विद्रोह शुरू हो जाता है। तो 12 मई के बाद ये सिपाही दिल्ली में मिल जाते हैं और दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल जाते हैं, ये अपने इन सिपाहियों से। उसके बाद में क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर जो था, इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसको इन लोग 12 मई को बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर देते हैं। और इसके बाद में क्या होता है? जो अंग्रेजों के द्वारा जो असंतोष की भावना इनमें कई वर्षों से पनप रही थी, ये असंतोष की भावना इनको बादशाह बनाने के बाद में असंतोष की भावना जो पनप रही थी इनके विरुद्ध, अब अंग्रेजों के विरुद्ध, अब ये बहादुर शाह जफर बादशाह बन के इनके विरुद्ध संघर्ष करने लग जाएंगे। इसके बाद में जो 1857 में जो घटना हुई थी ना, 1857 की जो घटना हुई थी, वो घटना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना साबित हो चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जितने भी जो सैनिक तथा शासक और सरदार जो थे इकट्ठा हुए और इनको ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का इन्होंने उद्देश्य बना लिया था। उसके बाद में क्या हुआ था? जो समाज के जो अन्य समुदाय हुआ करते थे, इन समुदाय ने जमींदार, किसान तथा दस्तकार जो हुआ करते थे, जो जमींदार, किसान, दस्तकार आदि, इन लोगों ने समाज के अन्य समुदाय को अपने एकजुट में मिलाकर इन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और इन्हीं आंदोलन में शामिल हो चुके थे ये जमींदार, किसान तथा दस्तकार, ये इन आंदोलन में शामिल हो चुके थे। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। इनको पता चल चुका था कि जब 1856, 1854, 1800 इनमें जब चल रहा था, 1814 से लगाकर जब इनका शासन चल रहा था, इनकी नीतियां भी हमने देख चुके हैं कि 1757 से 1857 के बीच में जो भी संघर्ष हुए थे, उनमें अंग्रेज इनके ऊपर एक आर्थिक शोषण को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। तो इन सभी के चलते असंतोष की भावनाओं से इनके ऊपर अब यह अटैक कर देते, सभी एक साथ एकजुट हो जाते हैं और इनके ऊपर आंदोलन यानी इनके ऊपर विद्रोह शुरू कर देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? जब असंतोष का ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष कैसे भड़क जाता है? तो ब्रिटिश शासन जो थी, अब कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था जिनमें ब्रिटिश शासन अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाते हैं। और राज्य विस्तार की नीति में शासकों तथा इन्होंने क्या करा कि जो राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, उसमें इन्होंने एक सहायक संधि भी करे थे अंग्रेज लोगों ने। और सहायक संधि में इन्होंने कहा था कि अगर हमारे से इनसे सहायक संधि करने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि अगर कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक किया जाएगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन क्या हुआ था? इन्होंने इस संधि का पालन नहीं किया और अपनी मन मर्जी से इस संधि को तोड़ देते हैं। तो जो इन्होंने राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, तो शासकों तथा सरदार
उनके प्रति असंतोष की भावना पनपने लग गई। क्यों? क्योंकि ये लोग है ना कभी भी अपने संधि को जो संधि भी जितनी भी संधियां करी थी उनका अपने मन मर्जी से ये तोड़ रहे थे। इसीलिए इनको ऊपर जब भी नीतियां कुछ बनाते हैं तो उनका असंतोष का भावना जगने लगती है कि ये अंग्रेज अभी कभी भी हमारे साथ सही नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में क्या हुआ था, सिंध तथा पंजाब और अवध को इन्होंने हथिया लिया था, यानी कि अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ब्रिटिश शासन ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो सिंध, पंजाब और अवध को इन्होंने तो हथिया लिया था। इसके बाद में क्या हुआ था, जो डलहौजी था, डलहौजी एक गवर्नर जनरल बनकर आया था। इन्होंने क्या करा था, आपने पहले देखा था कि इन्होंने विलय नीति या जिसको हड़प नीति के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने विलय नीति को कड़ाई से लागू कर दिया था। इन्होंने विलय नीति जैसे ही लागू करा कि यहाँ पर असंतोष की भावना और भयानक हो गई। असंतोष की भावना और जबरदस्त तरीके से बनने लग गई, बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना बनने लगी। उसके बाद में जो झांसी का जो निसंतान राजा था, उसका जो दत्तक पुत्र था ना, उस दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया, उत्तराधिकारी नहीं मानने से इनकार कर दिया। और 1854 में इन्होंने झांसी राज्य के ऊपर भी कब्जा कर लिया था 1854 में। उसके बाद में क्या हुआ, इससे पहले अपन देखे थे कि 1854 में पेशवा बाजीराव जो था, पेशवा बाजीराव द्वितीय की 1854 में मृत्यु हो जाती है। और तो उसकी मृत्यु होने के बाद में जो उसका दत्तक पुत्र था नाना साहेब को पेशवा के रूप में पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। तो जो दत्तक पुत्र नाना साहेब तो उसको पेशवा के रूप में पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर देते हैं। और खुद इन्होंने जाकर मुगल बादशाह को कह दिया कि कोई भी उत्तराधिकारी इसके बाद में कोई भी उत्तराधिकारी बादशाह नहीं बन सकता है। ये उन्होंने मुगल बादशाह को जाकर के दिया कि इसके बाद में अभी कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा होगा जो उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद जो कमजोर शासक परिवार थे ना, इनमें घबराहट तथा भय पैदा हो गया, इनमें घबराहट तथा भय फैलने लग गया कि अब क्या होगा हमारा। उसके बाद में इन्होंने सरदार तथा जमींदार इनकी शक्ति नष्ट करने की नीतियां अपनाने लग गए थे। अंग्रेज क्या करे थे कि जो अंग्रेज कंपनी जो थे, अंग्रेज शासन जो थे, इन सरदारों को और जमींदारों की जो शक्तियां थी ना, इनको पूरी तरह नष्ट कर देने के लिए इन्होंने अपनी नीतियां अपना ली थी। और इनके इलाकों के ऊपर इन्होंने कब्जा भी कर लिया। और कब्जा करने के बाद में इन्होंने क्या करा, जो कि भू राजस्व में एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। और इन भू राजस्व की नई व्यवस्थाओं से क्या हुआ था कि जो पुराने जमींदार हुआ करते थे, उन जमींदारों को हटाकर नए जमींदार रखेंगे, तो किसान तथा जो दस्तकार जो हुआ करते थे, इनका आर्थिक संकट पैदा हो चुका था। इनसे मतलब इनका जितना भी सुधार की भावना, जो सुधार थे, उन सुधार अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने जमींदार थे उन जमींदारों को हटा दिया और नए जमींदार को यहाँ पर लाकर रख दिया। इनकी वजह से किसानों में असंतोष की भावनाएं जगने लग गए और ये किसान भी इनके सामने असफल हुए। हुआ क्या था, जो पुराने प्रशासन जो हुआ करते थे, पुराने प्रशासन से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति थे। इन जुड़े हुए व्यक्तियों में सभी व्यक्ति जो थे जो पुराने प्रशासन के, तो उनको सभी को बेरोजगार होना पड़ा था। इसके बाद में क्या हुआ था, जो शासक थे, शासक, सैनिक, कारीगर, कृषक, सभी इनसे प्रभावित हो गए, क्योंकि जहां पर जितने भी पुराने जमींदार थे उनको हटा दिया गया। जो पुराने प्रशासक हुआ करते थे, भारतीय प्रशासक, उनको बेरोजगार बना दिया। तो जितने भी यह शासक थे, सैनिक, कारीगर, कृषक, और ये सभी प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने से क्या होता है कि जो भूमि व्यवस्थाएं थी, इनके ऊपर बहुत आर्थिक संकट आने लगे। और पुराने जमींदार को हटाकर नए जमींदार को लाए, तो किसान यहाँ पर बहुत प्रभावित हो गए। और उसमें क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड में जो भी नया सामान बनता है, इंग्लैंड में जितना भी सामान बनता है, उन सामानों को अंग्रेज कहाँ लाकर, भारत में लाकर बेच रहे हैं। तो भारत में लाकर बेचने से क्या होता है कि जो पुराने शिल्पीकार थे,
जो पुराने शिल्पकार तथा कृषक थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि जहाँ पर जितने भी पुराने शिल्पकार हुआ करते थे, हस्तकार तथा शिल्पकार जितने भी भारत में हुआ करते थे, उनका सभी का बिजनेस ठप हो गया। क्योंकि जब इंग्लैंड से सामान आने लग गया, ऐसे सामान अच्छे अच्छे सामान अगर इंग्लैंड से भारत में आते हैं और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर कमज़ोर माल बन रहा है तो इनका काम भी खत्म बंद हो जाएगा। इसीलिए पीड़ित किसान तथा कारीगर जो थे, ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने का एक निर्णय बना लिया। इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमारा पूरी तरह से आर्थिक संकट पैदा हो चुका है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का एक निश्चय कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ था, इन्होंने धर्म के ऊपर भी कुछ ऊपर भी कुछ संकट पैदा कर दिए थे इन लोगों ने। धर्म के ऊपर कैसे संकट पैदा करे थे इन्होंने, तो जाति तथा धर्म का नष्ट होने का डर रहा था भारतीय लोगों को, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन ने धर्म को नष्ट करने का एक निश्चय कैसे बना लिया। तो इन्होंने क्या करा कि जो ईसाई धर्म थे, इन लोगों को भारत में अंग्रेजों से मिलने की सहायता मिल गई, कि अंग्रेजों से ये लोग आकर मिल गए ईसाई धर्म। तो इन लोगों को लगा कि अब ये ईसाई धर्म भारत के अंदर आ गए, तो ये अब सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। भारतीय लोगों को लगा कि अब ये सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इनके खिलाफ विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। जाति नियमों की उपेक्षा इन्होंने बहुत करी। और हुआ क्या था, जो ईसाई थे, ईसाई लोगों ने क्या करा, भारत में आकर बहुत प्रचार प्रसार किया था भारत में आकर, कि हमारे धर्म को अपना लिया जाए, हमारे धर्म को परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन क्या हुआ था कि पूरे ईसाई धर्म जब भारत में प्रचार होने लगे, तो इन्होंने भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहा, और जितने भी भारत के जो जाति धर्म थे उनके ऊपर इन्होंने बहुत निंदा करी थी। कौन? ईसाई धर्मों ने। तो हिंदू तथा मुस्लिमों के बहुत निंदा करी थी। किन लोगों ने? ईसाई लोगों ने। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने धर्म के नाम पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि अगर कोई भी अपना धर्म की अगर निंदा करते हैं तो इन्होंने धर्म के नाम पर एक विद्रोह कर दिया। इनके ऊपर बहुत संकट आ चुका था हिंदू तथा मुसलमानों पर, तो इन्होंने धर्म के नाम पर एक विद्रोह शुरू कर दिया। तो क्या करा, जो अंग्रेज लोग थे ना, इन्होंने भी जाति के नियम के ऊपर बहुत अपेक्षा करते हैं और इन जाति धर्म का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की शिकायत कुछ होने लग गई कि अब उनमें भी कुछ बदलाव आए, क्योंकि इधर धर्म जाति के नाम पर अगर इनकी निंदा हो रही है तो सैनिकों में भी इसी नाम पे कुछ और होने लगेगा। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो भारतीय अंग्रेज थे इन्होंने क्या करा कि जो भारतीय अफसर जितने भी हुआ करते थे, उन भारतीय अफसरों के जो भारतीय अफसर थे उनमें और अंग्रेजी अफसर जो हुआ करते थे उनमें क्या हुआ था कि उनके वेतनों में बहुत अंतर आ चुका था, कि भारतीयों को अलग वेतन दिया जा रहा और जो अंग्रेज अफसर थे उनको अलग वेतन दिया था। तो इनके भारतीयों के वेतनों में भी बहुत कमजोरियां दिखाई देने लगी, बहुत कमी आने लग गई, और अंग्रेजों के वेतनों में बहुत वृद्धि हो रही थी। इसके बाद क्या हुआ था, जो अंग्रेज अफसर थे भारतीय सिपाहियों को नफरत की नज़र से देखने लग गए थे। जो अंग्रेजी सिपाही थे ना, वो अंग्रेजी अफसर ये थे भारतीय सिपाहियों को नफरत की नज़र से ये लोग देखने लगे थे। तो हुआ क्या था, जब भारतीय जो लोग थे, भारत के लोग जो थे, इन भारतीय सिपाहियों को जब भी इन फौजों को अगर लड़ाई में भेजना होता है तब इनको वेतन दिया जाता था, अतिरिक्त वेतन दिया जाता था। लेकिन जब भी अगर लड़ाई खत्म हो जाती है, लड़ाई खत्म होने के बाद इनका वेतन भी खत्म कर देते थे। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था इनके साथ, जब भारतीयों के साथ, कि इनको समुद्र पार करके भी युद्ध करने जाना पड़ता था। तो समुद्र पार करने के जाने से इनका एक नियम बन चुका था कि जो भी अगर समुद्र के पार जाता है तो वो अछूतों में माना जाएगा। तो यहाँ पर भी इनको
ये लोग यहाँ जाना नहीं चाहते थे भारतीय सिपाही, लेकिन वहाँ पर भी इनको जाने के लिए विवश करते हैं। इसके बाद में भारतीय सैनिक भत्ता भी बंद कर देते हैं। अगर युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में जो भारतीय लोगों को जो भत्ता दिया जाता था वो भी पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। जो भारतीय सिपाही थे ना, इनके वेतन में बहुत अंतर आता था, और जो अंग्रेज सिपाही थे उनको नफरत की नज़र से देखने भी लग जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ था, भारतीय सिपाहियों को एक नए प्रकार की एनफील्ड राइफल दिया गया था। इसको एनफील्ड राइफल बोलते हैं, एनफील्ड राइफल जब भारतीयों को दिया गया था तो उन एनफील्ड राइफल में क्या हुआ करता था कि जो गाय तथा सुअर का मांस लगाया जाता था, उनका चमड़ा उनमें लगाया जाता था। तो उन चमड़े को जब अगर राइफल में अगर कारतूस भरने की इजाज़त दी जाती है तो वहाँ पर क्या हुआ थी, जो उनकी सील आती थी ना, उन सील के ऊपर वो सील है ना चमड़े की लगाया जाती थी, गाय या सुअर की। तो उन सील को इनको क्या करना पड़ता था, भारतीय लोगों को, जब मुस्लिम और हिंदू रहते थे तो उनको दांत से काटना पड़ता था उस सीलों को। इसे काटने के लिए इनको विवश किया जाता था। तो क्या हुआ था, इन इस्तेमालों से क्या हुआ था, हिंदू तथा मुस्लिमों में धार्मिक भावनाओं को बहुत असंतोष पैदा हुआ, बहुत ठेस पहुंचा इन लोगों को, जब हिंदू और मुसलमान को इसके इस्तेमाल से, यानी कि कारतूसों के इस्तेमाल से इनकी धार्मिक भावनाओं में बहुत ठेस पहुंचने लगी। उसके बाद में क्या हुआ था, इतना जब होने लगा, इतना सब कुछ होने लगा, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण तो बन ही जाएगा। तो प्रथम स्वतंत्रता कारण का बनना भी स्वाभाविक हो गया था। उसके बाद में सैनिक कारतूस भरने के लिए, जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो थे, कारतूस भरने के लिए फिर उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकार करने से क्या हुआ, इनका परिणाम यही हुआ कि मेरठ में जब 85 सिपाही थे तो मेरठ में 85 सिपाहियों को बंदी बना लिया गया और उनको लंबी सजा सुना दी गई। और उसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ में ये सैनिक विद्रोह शुरू हो जाता है और सैनिकों का विद्रोह शुरू होता है। फिर उसके बाद में बैरकपुर में मंगल पांडे जो था, बैरकपुर का जो मंगल पांडे ये एक सेनापति, मतलब ये सिपाही हुआ करता था, सिपाहियों का सेनापति जो हुआ करता था, उनको चर्बी लगे कारतूसों के ऊपर दबाव पड़ने लगे थे। इन्होंने जब मना करा तो उनके ऊपर उनके प्रयोग से जब मंगल पांडे जो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करा, तो उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा कि इनके प्रयोग से दबाव पड़ने लगा कि जैसे ही दबाव पड़ने लगा तो इसने क्या करा, गोली चला दी। किसके ऊपर, अंग्रेज अफसर के ऊपर उन्होंने गोली चलाई और आक्रमण शुरू कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, इनको शायद 8 अप्रैल को, लगभग 8 अप्रैल 1857 के लगभग में इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इसके मृत्युदंड हो चुकी थी। इसके बाद में क्या हुआ था, यहीं से आंदोलन का प्रारंभ भी शुरू हो जाता है। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो फांसी देने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने से यहाँ पर आंदोलन का प्रारंभ होना भी स्वाभाविक हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ, जो आंदोलनकारी सेना थी, इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। 10 मई का जब इन्होंने दिल्ली पहुंचा था तो इन्होंने दिल्ली के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो बहादुर शाह जफर जो था, इनको बादशाह घोषित कर देते हैं ये। और बादशाह घोषित करने के बाद क्रांति ने देश के अन्य भागों में फैल गई। जो क्रांति थी ना, उस क्रांति के कारण देश में अन्य भागों में ये क्रांति फैल जाती है और यहाँ पर बहुत से लोग उसमें मिल जाते हैं और इस क्रांति में भाग ले लेते हैं। और जिस मुगल बादशाह की कोई साख नहीं रह गई थी, उनके सब एकाएक के प्रतीक हो गए थे। जिन मुगल बादशाह के कोई साख भी नहीं बची थी, साख नहीं रह गई थी, वो भी सब एकाएक हो गए, एकाएक का प्रतीक बन जाते हैं। और वो क्या करते क्या है कि जो विदेशी ताकत जो थी, विदेशी शासन या जो अंग्रेजी प्रशासन था, उनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का अब इन्होंने निश्चय ही कर लिया है। जिससे क्या हुआ था
कि इन क्षेत्रों पे बड़े पैमानों पर इन क्षेत्रों पर बड़े पैमानों पर आंदोलन नहीं हो रहे थे। जिन जिन क्षेत्रों पे अगर बड़े पैमाने पर अगर आंदोलन ही नहीं हो रहे थे अंग्रेजों के कारण, जहाँ पर कुछ भी आंदोलन करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, वहाँ पर अशांति फैलने लग गई। अशांति फैलने लग गई अभी। तो पहले जहाँ बहुत शांत से लोग रह रहे थे, वहाँ पर भी अभी अशांति फैलने लग गई। ये लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और वो युद्ध में कूद पड़े। तो अंग्रेज उन्होंने क्या करा, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बंगाल, इन जगहों पर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था, कई जगहों पर अंग्रेजों ने क्या करा कि खतरे से बचने के लिए सैनिकों के जितने भी हथियार थे उन्होंने छीन लिए थे। जितने भी सैनिकों को हथियार दिए गए थे उन सभी को अंग्रेजों ने छीन लिया था और इन कई इलाकों के ऊपर इन्होंने अटैक भी कर दिया था और कई इलाकों को इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर ले लिया था। उसके बाद में दिल्ली, अवध और रोहलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद तथा उसके बाद में जो इसके आसपास के जो इलाके थे, आगरा, मेरठ, पश्चिम बिहार, यहाँ पर भयंकर तबाही मचा दी इन लोगों ने और भयंकर इन जगहों पर इन्होंने युद्ध कर दिया था। और इन इलाकों पर, और इसमें क्या हुआ था, इन जगहों पर इन इलाकों पर भारी संख्या में लोग क्रांति में भी भाग ले लिए थे। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो बिहार में आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, बिहार में जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था वो कुंवर सिंह था। इन्होंने इसमें ये नेतृत्व करने वाला, बिहार के आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला कुंवर सिंह था। तो जहाँ पर जो आंदोलनकारी हुआ करते थे, आंदोलनकारी ने क्या करा कि बिहार के जितने भी कहीं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे उनको बिहार के क्षेत्रों को स्वतंत्र कर लिया था। उसके बाद में लखनऊ, कानपुर इनके सहायता के लिए पहुंच गए थे। यहाँ पर भी आंदोलनकारियों ने इन जगहों पर सहायता के लिए पहुंच गए थे। दिल्ली में विद्रोहियों के सेना नायक जो सेनापति हुआ करता था वो दत्तका था। इन्होंने भी इनका साथ दिया और इन्होंने भी कानपुर आंदोलन तथा इनके में भाग ले लिया और यहाँ पर इन्होंने भी अच्छे तरीके से अपना वादा निभाया। और कानपुर आंदोलन में जो नाना साहेब हुआ करता था, नाना साहेब इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया, इन्होंने इनका साथ दिया तथा इनमें जो सैनिकों का नाना साहेब के जो सैनिक थे ना, उनका नेतृत्व करने वाला एक तात्या टोपे था, जिन्होंने जो 1857 का सबसे बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। तो इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। इसके बाद में क्या हुआ था, झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, इनको शासिका बना देते हैं और बिहार की रानी लक्ष्मीबाई को शासक बनाते हैं और ये अपने शासन को अच्छी तरह से इस आंदोलन में भाग लेने के बाद अच्छी तरह से शासक का फर्ज निभाई रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद में लुधियाना की सिख रेजिमेंट जो हुआ करती थी, लुधियाना की जो सिख रेजिमेंट हुआ करती थी, इन्होंने सैनिक की पूर्वी उत्तर प्रदेश से जाकर मिली और ब्रिटिश फौज जो थी गोरखपुर आजमगढ़ से पलायन कर रहे थे कि इनके खिलाफ कैसे युद्ध करा जाए। तो इन्होंने यहाँ से प्लान किया, गोरखपुर तथा आजमगढ़ से ब्रिटिश फौज भी प्लान कर रही थी कि इनका प्लान था कि अब किस तरह इनसे युद्ध किया जाए। उसके बाद में जुलाई में शुरू हुए वाजिम अली शाह के बेटे बिरजिस ने कादर अवध को, जो इनका बेटा जो था ना, इनको बिरजिस कादर को अवध की गद्दी के ऊपर बैठा देते हैं और उसकी माँ हजरत महल को शासिका बनाकर यहाँ पर शासन करने में लग गई थी। इसके बाद में क्या हुआ था, जो मौलवी जो अहमदुल्ला था, इन्होंने इनके नेतृत्व में लखनऊ की इनका ये नेतृत्व चल रहा था, तो लखनऊ की रेसिडेंसी के ऊपर घेरा डाल लिया और ये कई दिनों तक अपना घेरा चलता रहे, कई महीनों तक ये घेरा यहाँ पर रहता है और इनको
इनके ऊपर अटैक करते हैं अंग्रेज सरकार, और भारतीय सैनिक भी इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं और कई लोग बच जाते हैं। कई अंग्रेज तो इतने ज़्यादा नहीं मरते, लेकिन भारतीय सैनिकों को क्यों मरते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत कम हथियार हुआ करता था, क्योंकि इनकी सत्ता का विस्तार हो चुका था ना। तो सत्ता का विस्तार होने से क्या हुआ था, इनके पास सब कुछ आ चुका था। आर्थिक गतिविधियां भी इनके ऊपर, मतलब आर्थिक शोषण भी बहुत अच्छे तरह से हो चुका था, और सभी हथियार वगैरह सब कुछ, सैनिक वगैरह सब कुछ अंग्रेजों के पास था। इसीलिए भारतीय सैनिकों को हारना पड़ता था किसी भी आंदोलन में। इसकी वजह से इन आंदोलनों में बहुत से भारतीयों को मरना पड़ता था। आज के वीडियो में इतना ही, और आगे का टॉपिक में आपको 1857 का जब स्वतंत्रता का जो कारण है वो असफल कैसे हो जाता है, इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और आगे का भाग देखने के लिए, आगे वाला टॉपिक देखने के लिए 1857 के जो कारण थे, आंदोलन थे, असफल हो गए थे, इनके बारे में, जब जो आंदोलन का दमन हुआ था उसके बारे में, और आंदोलन का असफल कारण हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, शायद मेरे हिसाब से अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और आपको अगर कैसा वीडियो लग रहा है, आप इस वीडियो के बाद पूरा देखने के बाद मुझे बताएं कि इस वीडियो में कौन सी मिस्टेक है। उन मिस्टेकों को सुधारने के लिए मैं और भी प्रयास करूंगा। तो आप अगर मेरे को बोलोगे कि और भी दूसरे सब्जेक्ट से अगर वीडियो तैयार करना है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट से भी वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा। आपको कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बता दूंगा। और आपको अगर ये पढ़ाने की टेक्निक कैसी है मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर ये टेक्निक आपको अगर अच्छी नहीं लगती है तो और मैं दूसरे टॉपिक से, दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, दूसरी टेक्निक से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको की समझ में आ जाए। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको कैसे वीडियो, मतलब कैसे पढ़ाना तो समझ में आता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, उस तरीके से मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। कल का देखते हैं आगे वाला आंदोलन का असफल कारण। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।